हेलो दोस्तों, गढ़वाल के पवार राजवंश में हमने फतेहपति शाह को कवर किया था और आज हम इसी फतेहपति शाह के अगले दो जो शासक रहे थे उन्हें हम जानेंगे। देखिए, फतेहपति शाह को जब हमने कवर किया था तो फतेहपति शाह में हमने देखा था कि फतेहपति शाह जो था वो पृथ्वीपति शाह के बाद पवार राजवंश का शासक बना था और इसी फतेहपति शाह के बाद जो अगले शासक बनते हैं वो इसके दो पुत्र रहते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है उपेंद्र राज और दूसरे का नाम होता है दिलीप शाह। तो यहां पर देखो, फतेहपति शाह के दो पुत्रों का मैं वर्णन करते हुए चल रहा हूं। फतेहपति शाह, देखो फतेहपति शाह का जो पहला पुत्र था, जो बड़ा पुत्र था, उसका नाम था उपेंद्र शाह और दूसरा जो पुत्र था उसका नाम था दिलीप शाह। दिलीप शाह। अब देखो, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो फतेहपति शाह के पुत्र थे उपेंद्र शाह और दिलीप शाह, इन दोनों ने ही फतेहपति शाह के बाद शासन किया, लेकिन दोनों का शासनकाल बहुत कम था, जिस कारण हमें इनके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। जब दिलीप शाह शासक बना 1716 ईस्वी में दिलीप शाह शासक बनता है और 1717 ईस्वी के मध्य ये सिर्फ 2 माह तक शासन करता है। तो जो दिलीप शाह था उसका जो शासनकाल था मात्र 2 माह का शासनकाल रहा था, मात्र 2 माह का इसका शासनकाल रहा था। अब कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि जो उपेंद्र शाह था उसका शासनकाल रहा था सिर्फ 2 माह का, लेकिन जो दिलीप शाह था, वास्तव में जो दिलीप शाह था उसका शासनकाल रहा था 2 माह का। अब 2 माह का शासनकाल रहा था तो ये जो दिलीप शाह है ये पवार राजवंश का एक ऐसा शासक बन जाता है जिसने सबसे कम समय तक शासन करा। तो अगर आपका क्वेश्चन बने पवार राजवंश का सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक कौन है, वो है दिलीप शाह। दिलीप शाह जो कि पवार राजवंश का सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक। ठीक है, तो यहां पर देखो हमारे सिर्फ 2 पॉइंट दिलीप शाह के बारे में बन जाते हैं। पहला, इसका जो शासनकाल था वो सिर्फ 2 माह का था और दूसरा पॉइंट ये बन जाता है कि दिलीप शाह पवार राजवंश का एक ऐसा शासक था जिसने सबसे कम समय तक शासन करा था। अब आगे देखो, इसी दिलीप शाह के बाद जो अगले शासक बनता है, जो अगला शासक बनता है उसका नाम होता है प्रदीप शाह। तो ये जो प्रदीप शाह था ये इस दिलीप शाह का पुत्र होता है। तो दिलीप शाह के बाद, दिलीप शाह की 2 माह में जब मृत्यु हो जाती है तो 2 माह की मृत्यु के बाद इसका पुत्र जिसका नाम होता है प्रदीप शाह वो शासक बन जाता है। ठीक है, अब अगला जो शासक कौन होगा, अगला शासक होगा प्रदीप शाह और इस प्रदीप शाह का जो शासनकाल रहता है वो 1717 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक रहता है। तो इसका बहुत लंबा शासनकाल रहता है जिस कारण इसके बारे में हमें अधिक जानकारी मिल जाती है। तो अब हम कवर कर लेते हैं इसी दिलीप शाह के पुत्र प्रदीप शाह को। तो दिलीप शाह के बाद जो अगला शासक बना था वो बना था इस दिलीप शाह का पुत्र प्रदीप शाह। अब इस प्रदीप शाह का जो शासनकाल रहा था वो 1717 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा था, यानी 1717 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक जो शासन किया पवार राजवंश में वो प्रदीप शाह का शासनकाल रहा था। तो जो प्रदीप शाह था, सबसे पहला पॉइंट यहां से ये निकल के आता है कि जो प्रदीप शाह था वो सर्वाधिक समय तक पवार राजवंश का शासक बना।
ठीक है। तो सर्वाधिक समय तक पवार राजवंश का जो शासक रहा था वो कौन रहा था? ये प्रदीप शाह रहा था, जिसका शासनकाल 1717 से 1772 ईस्वी तक रहा था। अब देखो, जब ये शासक बनता है, जब इसको राजा बनाया जाता है, तो मैंने आपसे कहा, मैंने इससे पहले जब हमने दिलीप शाह को कवर किया तो दिलीप शाह में हमने देखा था कि 2 माह के अंदर ही दिलीप शाह की मृत्यु हो जाती है और दिलीप शाह पवार राजवंश का सबसे कम समय तक शासन करने वाला शासक बन जाता है। इसी के बाद जब प्रदीप शाह आता है तो जिस समय ये शासक बनता है उस समय इसकी उम्र मात्र 5 वर्ष की होती है। तो 5 वर्ष की उम्र में ये प्रदीप शाह शासक बनता है। ठीक है, 5 वर्ष उम्र में शासक बना। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारे पास ये निकल के आ गया। अब देखो, जब ये 5 वर्ष की उम्र में शासक बना तो अभी तक हम एक चीज देखते हुए आ रहे थे कि जब भी कोई छोटा शासक या फिर छोटा उम्र में शासक बन रहा था तो उसमें उसका कोई ना कोई संरक्षक बन रहा था। इसी प्रकार जो प्रदीप शाह था उसके भी यहाँ पर एक संरक्षिका नियुक्त करी गई जिसका नाम था रानी कनकदेई। ठीक है, जिसका नाम था रानी कनकदेई। तो इसकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी? रानी या फिर राजमाता कनकदेई। ठीक है, राजमाता कनकदेई को इसका संरक्षक नियुक्त किया गया। अब कुछ समय तक ये जो रानी राजमाता कनकदेई थी उसका भी शासनकाल रहा था। तो कुछ समय तक इसने क्या किया? पवार राजवंश पे शासन किया। तो इस कारण इसी राजमाता कनकदेई के शासनकाल को रानी राज भी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन ये बन सकता है, इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि किस शासिका के शासनकाल को रानी राज कहा जाता है या फिर किस संरक्षिका के शासनकाल को रानी राज कहा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजमाता कनकदेई के शासनकाल को रानी राज कहा जाता है। अब देखो, जब यहाँ गढ़वाल क्षेत्र में पवार राजवंश की सत्ता है तो उस समय कुमाऊं क्षेत्र की अगर मैं बात करूं तो कुमाऊं क्षेत्र में उस समय चंद राजवंश का शासन चल रहा था। और जब गढ़वाल के पवार राजवंश का शासक प्रदीप शाह था, ठीक उसी समय इसी प्रदीप शाह के शासनकाल में जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं क्षेत्र में उस समय किसका शासनकाल है? चंद राजवंश का शासनकाल है। और चंद राजवंश में उस समय जो शासक राज किया करता था जिसका नाम था कल्याण चंद फोर्थ। और ये कल्याण चंद कौन है? ये चंद राजवंश का शासक है। ठीक है, तो हम यहां पर यह कह सकते हैं कि प्रदीप शाह के समकालीन जो कुमाऊं के चंद शासक था वो कौन था? कल्याण चंद फोर्थ रहा था। अब देखो, जब हमने अपने चंद राजवंश को जाना था, चंद राजवंश को कवर किया था, तो चंद राजवंश में हमने देखा था कि एक जो देवीचंद शासक होता है वो गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करता है। तो इसी के शासनकाल में, इसी प्रदीप शाह के शासनकाल में जो एक शासक था देवीचंद, ठीक है, जो देवीचंद था उसका गढ़वाल के श्रीनगर पर आक्रमण होता है। ठीक है, तो यहां पर से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाएगा कि प्रदीप शाह के शासनकाल में किस चंद शासक ने आक्रमण करा, श्रीनगर पर आक्रमण करा? तो उसका आंसर हो जाएगा देवीचंद। तो देवीचंद ने ही गढ़वाल के श्रीनगर पर आक्रमण करा था। तो जो हमारा प्रदीप शाह शासक था, इसी प्रदीप शाह के शासनकाल में देवीचंद का आक्रमण श्रीनगर के क्षेत्र में हुआ था। अब इसी के बाद देखो, जो 1740 ईस्वी का कालक्रम था, इस 1740 ईस्वी में उत्तराखंड के क्षेत्र में किसका आक्रमण था? कटेहर के शासकों का आक्रमण होता है। तो 1740 ईस्वी में किसका आक्रमण है? कटेहर के शासकों का।
ठीक है। जब 1740 ईस्वी में कटेहर के शासकों का आक्रमण हुआ तो उस समय पवार राजवंश का जो शासक गढ़वाल क्षेत्र में राज कर रहा था उसका नाम था प्रदीप शाह, और कुमाऊं के क्षेत्र में जो शासनकाल चल रहा था वो किसका चल रहा था, हमने पढ़ा था अभी कल्याण चंद का चल रहा था। तो दोनों कल्याण चंद की सेना यानी कि कुमाऊं की सेना और गढ़वाल की सेना इस समय संयुक्त रूप से नजर आई, यानी कि जो कटेहर के शासक थे, कटेहर के शासकों का यहाँ पर जो सामना किया था वो कुमाऊं की सेना ने और गढ़वाल की सेना ने सामना किया था। ये पहला ऐसा युद्ध था जो प्रदीप शाह के शासनकाल में लड़ा गया, जिसमें कटेहर के शासकों का कुमाऊं व गढ़वाल की संयुक्त सेना ने साथ दिया था, यानी जो कुमाऊं और गढ़वाल की संयुक्त सेना है उसने कटेहर का सामना किया। अब आगे 1745 ईस्वी में देखो, 1745 ईस्वी में क्या होता है, इसी प्रदीप शाह ने 1745 ईस्वी में इसी प्रदीप शाह ने जो देहरादून की राजधानी थी उस समय, देखो जब प्रदीप शाह शासन कर रहा था तो उस समय देहरादून की राजधानी हुआ करती थी नवादा क्षेत्र। तो जब प्रदीप शाह ने क्या करा, 1745 ईस्वी में इस देहरादून की राजधानी को नवादा से धामुवाला स्थानांतरित करा। ठीक है, तो जो शासक था, जो प्रदीप शाह था, उसी के द्वारा देहरादून की राजधानी नवादा से धामुवाला स्थानांतरित करी गई। तो देहरादून से धामुवाला जो स्थानांतरित करी वो किस शासक ने करी थी, राजधानी प्रदीप शाह के द्वारा करी गई थी। अब देखो, अब प्रदीप शाह के शासनकाल में, अभी तक तो ये छोटी मोटी जानकारी है कि 1740 ईस्वी में कटेहर के शासकों का आक्रमण, 1745 ईस्वी में इसकी देहरादून की जो राजधानी है उसको स्थानांतरित, लेकिन अब जो होता है इसके बाद जो होता है वो इसके शासनकाल में हुआ सबसे बड़ा आक्रमण होता है, और वो आक्रमण हुआ था रोहिलों का आक्रमण। ठीक है, तो रोहिलों का आक्रमण, यहां पर हमें रोहिलों का आक्रमण, देखो रोहिलों का क्या आक्रमण रहा था, रोहिलों के आक्रमण को समझते हैं। देखो, हमने चंद राजवंश में कवर किया था, जब हमने चंद राजवंश को पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो 1743-44 ईस्वी का कालक्रम था, जो 1743-44 ईस्वी का कालक्रम था, इस काल में रोहिलों ने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण किया, और कुमाऊं क्षेत्र पर जो उस समय शासन कर रहा था राजा, उसका नाम था कल्याण चंद फोर्थ। देखो 1743-44 में कुमाऊं क्षेत्र में किसका शासन है, कल्याण चंद का शासन है। अब यही रोहेले जो होते हैं, जो रोहेले थे, इन रोहेलों ने क्या करा, इन रोहेलों ने 1743-44 में कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करा। जब इन्होंने कुमाऊं क्षेत्र पर आक्रमण करा तो कुमाऊं क्षेत्र में जो शासक राज कर रहा था वो कल्याण चंद था। तो ये कल्याण चंद क्या होता है, इन रोहेलों के भय से डर जाता है और इनके सामना करने की बजाय भागकर कहाँ चले जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में चले जाता है। ठीक है, गढ़वाल क्षेत्र में सहायता के लिए। ठीक है, तो रोहिलों के आक्रमण का सामना करने के लिए ये क्या करता है, इस गढ़वाल क्षेत्र से मदद देता है। और गढ़वाल में उस समय जो शासक बैठा हुआ है वो कौन है, वो प्रदीप शाह बैठा हुआ है। तो ये प्रदीप शाह से मदद मांगता है, और प्रदीप शाह क्या करता है, प्रदीप शाह इस कल्याण चंद को अपनी कुछ सेना क्या करता है, भेज देता है, इसके साथ अपनी कुछ सेना भेज देता है, जिस कारण ये रोहिलों का सामना करता है। अब जब रोहिलों का इससे सामना होता है तो रोहिलों में क्या होता है, रोहिलों का जब इसकी संयुक्त सेना से, कुमाऊं व गढ़वाल की संयुक्त सेना से सामना होता है तो इसमें रोहिल विजय हो जाते हैं और कल्याण चंद की यहाँ पर हार हो जाती है। तो कल्याण चंद की जब यहाँ पर हार हुई तो रोहिलों ने कल्याण चंद से युद्ध का हर्जाना भरने के लिए 3 लाख रुपए मांगे। ठीक है, 3 लाख रुपए क्या मांगा, हर्जाना मांगा कि तुमने हम पर जो हमारा साथ जो आक्रमण हुआ रोहिलों का, उनका आक्रमण में इनने कहाँ से मदद दी, गढ़वाल क्षेत्र से मदद दी। तो गढ़वाल क्षेत्र से मदद देने के कारण जो रोहिल थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस कल्याण चंद से 3 लाख रुपए की मांग करी, 3 लाख रुपए
मांगे। जब इन्होंने 3 लाख रुपए मांगे तो उस समय कल्याण चंद की हालत बड़ी बुरी थी, ठीक है। इसके पास इतना धन नहीं था कि ये रोहेलों को 3 लाख रुपए दे सके। तो ये क्या करता है, ये कल्याण चंद क्या करता है, ये कल्याण चंद गढ़वाल के शासक प्रदीप शाह से 3 लाख रुपए ऋण के रूप में लेता है। तो प्रदीप शाह से क्या लेता है, 3 लाख रुपए ऋण के रूप में लेता है और प्रदीप शाह उन 3 लाख रुपए को इसको दे देता है। तो यहाँ पर हमारी ये बात इंपॉर्टेंट है कि रोहेलों का जो आक्रमण हुआ था वो कुमाऊं के चंद शासक में किसके शासनकाल में हुआ था, कल्याण चंद के शासनकाल में हुआ था। और जो गढ़वाल का उस समय गढ़वाल का पवार राजवंश का शासक था वो प्रदीप शाह था। तो अगर आपका क्वेश्चन बने कि कुमाऊं के किस शासक के शासनकाल में रोहेलों का आक्रमण हुआ या फिर 1743-44 में रोहेलों ने कुमाऊं के किस शासक पर आक्रमण किया, तो उसका आंसर हो जाएगा कल्याण चंद। और अगर गढ़वाल क्षेत्र की बात करें, यानी कि ये बोले कि 1743-44 में जब कुमाऊं क्षेत्र पर रोहेलों का आक्रमण हुआ तो उस समय गढ़वाल में किसका शासन चल रहा था, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रदीप शाह। तो ये जो था ये कटेहर के शासकों का आक्रमण 1740 ईस्वी, 1745 ईस्वी में देहरादून की राजधानी नवादा से धामुवाला और रोहेलों का आक्रमण 1743-44 में कल्याण चंद पर करा गया। देखो इसी के बाद क्या होता है, इसी के बाद जो रोहेल होते हैं, रोहेलों का आक्रमण कहाँ होता है, गढ़वाल क्षेत्र पर भी होता है। एक नजीब खां, सहारनपुर का एक सरदार होता है, रोहेला सरदार, जिसका नाम था नजीब खां। वो नजीब खां क्या करता है, नजीब खां इसका नाम है, तो आप नोट कर लीजिए नजीब खां। ये नजीब खां क्या करता है, ये नजीब खां देहरादून की घाटी पर आक्रमण करता है। दून की घाटी पर इसका आक्रमण होता है और ये उस दून की घाटी को विजय भी कर लेता है। नजीब खां कौन था, नजीब खां एक रोहेला सरदार था, ठीक है। ये रोहेला सरदार कहाँ आक्रमण करता है, देहरादून की घाटी पर करता है और देहरादून की घाटी पर ये विजय भी प्राप्त कर लेता है। हालांकि जब इस नजीब खां की मृत्यु हो जाती है तो इस नजीब खां की मृत्यु के बाद प्रदीप शाह पुनः देहरादून में अपना शासन स्थापित करता है। इसी के बाद प्रदीप शाह के बारे में जो अन्य तथ्य बन जाते हैं उन सभी तथ्यों को हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। देखो प्रदीप शाह एक ऐसा शासक रहा था जिसने मौलाराम को संरक्षण दिया था, यानी गढ़वाल क्षेत्र में जो मौलाराम को संरक्षण देने वाला शासक था उनमें से प्रदीप शाह भी एक ऐसा शासक रहा था। तो प्रदीप शाह ने मौलाराम को संरक्षण दिया, मौलाराम को संरक्षण दिया, ठीक है। दूसरा पॉइंट कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो प्रदीप शाह था उसके राजकवि का क्या नाम था, तो इसके जो राजकवि थे, इसके जो दरबार में जो इसके राजकवि रहे थे वो रहे थे मेधाकर शर्मा, ठीक है। जो इसके राजकवि रहे थे वो कौन रहे थे, मेधाकर शर्मा रहे थे। और ये जो मेधाकर शर्मा थे इन्होंने ही एक पुस्तक लिखी थी रामायण प्रदीप, ठीक है। जो रामायण प्रदीप लिखी गई वो इसी मेधाकर शर्मा के द्वारा लिखी गई, जो किसके राजकवि थे, जो इस प्रदीप शाह के राजकवि रहे थे। तीसरा पॉइंट ये बन जाता है कि इसके दरबार का जो प्रसिद्ध ज्योतिष था, जो इसके दरबार में प्रसिद्ध ज्योतिष था वो थे जयदेव बहुगुणा, जयदेव बहुगुणा। और एक पॉइंट इसके मंत्री के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है कि इसके मंत्री का क्या नाम रहा था, तो इसका जो मंत्री रहा था वो चंद्रमणि डंगवाल रहा था, चंद्रमणि डंगवाल इसका मंत्री रहा था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, मौलाराम को संरक्षण दिया, इसके जो राजकवि थे वो कौन थे, मेधाकर शर्मा थे। और मेधाकर शर्मा की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो है रामायण प्रदीप, जो बार बार एग्जाम में हमसे पूछी जाती है। तो रामायण प्रदीप किसकी रचना है, रामायण प्रदीप जो रचना है वो मेधाकर शर्मा द्वारा रचित एक रचना है। अब जो इसका मंत्री था चंद्रमणि डंगवाल, जो इसका मंत्री था, इन्होंने एक मंदिर की स्थापना करी। कौन सा मंदिर, मंगलेश्वर मंदिर, मंगलेश्वर
मंदिर। तो मंगलेश्वर मंदिर की जो स्थापना करी गई, जो मंगलेश्वर मंदिर की नींव रखी गई, वो किसके द्वारा रखी गई? इस चंद्रमणि डंगवाल के द्वारा रखी गई थी। इसके काल में एक मुद्रा भी थी, मोना शाही तिमसा मुद्रा। तो मोना शाही तिमसा मुद्रा। देखो मोना शाही, आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि मोना शाही तिमसा मुद्रा किसके शासनकाल की मुद्रा है? तो वो जो मुद्रा है, ये जो मोना शाही तिमसा मुद्रा है, ये प्रदीप शाह के शासनकाल की ही मुद्रा रही है। दूसरा, आपसे मंत्री का नाम पूछा जा सकता है, ज्योतिष का नाम पूछा जा सकता है। इसका जो ज्योतिष रहा था वो कौन था? जयदेव बहुगुणा इसका ज्योतिष था। मंत्री का नाम पूछ लेगा। राजकवि का नाम, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बनेगा कि जो रामायण प्रदीप के रचयिता मेधाकर शर्मा है, वो किसके राजकवि थे? तो वो जो राजकवि थे वो किसके राजकवि थे? वो राजकवि थे प्रदीप शाह के। देखो अब देखो 1772 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी मृत्यु के बाद जो अगला शासक आता है वो ललित शाह आता है। तो जो हमने दो आज शासकों को कवर किया, पहला इसमें शासक जो था वो था दिलीप शाह और दूसरा था प्रदीप शाह। इन दोनों शासकों को हमने आज के लेक्चर में कवर किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम ललित शाह और अगला जो शासक है उसके बारे में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स for watching।